एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस योर टाइम क्लासरूम। तो गैस, अभी हम लोग का टाइम हो चुका है, रात के 8 बज चुके हैं और डेली हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग लगाते हैं एक सेट जो आने वाले दरोगा एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए आपका ये सेट बनाया गया है। ठीक है, लेकिन आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए जो यहाँ पे भी जीके पूछे जाते हैं उन सभी जगहों के लिए इनका क्वेश्चन यानी इस सेट का क्वेश्चन वैलिड है और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाओ और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार और उत्तर प्रदेश के कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो और आंसर करो। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा 120, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश के कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आप जानते हो 80 है और बिहार में टोटल कितना है? बिहार में टोटल है आपका 40। तो अगर टोटल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 120। वही आपसे पूछा जा रहा था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप जानते हो धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास सिर्फ सिफारिश करने का अधिकार है और अगर वह किसी रिकमेंडेशन के साथ 14 दिन के अंदर नहीं वापस करता है बिल को, तो ये ऑटोमेटिकली बिल पास समझा जाएगा। ठीक है, ये सभी बातें आपको पता है। तो किस अनुच्छेद में ये कहा गया है? ये 109(1) में कहा गया है। धन विधेयक आप जानते हो 110 के तहत लाया जाता है। ठीक है, और 109(1) में ये कहा गया है कि राज्यसभा के पास धन विधेयक से संबंधित क्या अधिकार हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर दूसरे अनुच्छेदों का बात करेंगे, 108 में है संयुक्त अधिवेशन और 111 में क्या है? किसी भी बिल को लेकर राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार है, उसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 111 में। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया निम्न में से किस देश से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है जापान में। अच्छा, अमेरिका से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ लिया गया अमेरिका से, जैसे मौलिक अधिकार, न्यायिक व्यवस्था जो है, ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका और पूर्वावलोकन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई है? वित्तीय आपातकाल, ये सभी चीज़ें ली गई है अमेरिका से। वहीं पे अगर ऑस्ट्रेलिया से अगर बात करोगे तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? फटाफट इसका भी रिवीजन कर लो कि ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है। समवर्ती सूची, ठीक है, प्रस्तावना की भाषा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। और ब्रिटेन का अगर बात करेंगे तो ब्रिटेन से जो संसदनात्मक शासन है, देखो एक आता है संघीय व्यवस्था, एक होता है संसदीय व्यवस्था। तो संसदीय व्यवस्था जो है वह लिया गया ब्रिटेन से और संघीय कनाडा से, ठीक है। एकल नागरिकता जो हमारे यहाँ पे है वो भी ब्रिटेन से ही लिया गया, ठीक है। ये दो तीन चीजें हैं जिसको आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, समसपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? समसपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है समरपुर पक्षी विहार। और समरपुर नहीं, समसपुर उत्तर प्रदेश में ही अगर पूछा जाए कहाँ, तो ये होगा रायबरेली। कहाँ? रायबरेली। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है भारत का पिट्सबर्ग। अगला क्वेश्चन है, पीर पांजाल किस श्रेणी में स्थित है? किस श्रेणी में पीर पांजाल स्थित है? जल्दी बताओ, पीर पांजाल किस श्रेणी में स्थित है? किस श्रेणी में स्थित है? लघु हिमालय में पीर पांजाल स्थित है। लघु हिमालय या मध्य हिमालय भी इसको कहा जाता है, ठीक है, या इसको हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। तो तीन नाम हो गया, लघु हिमालय, मध्य हिमालय और हिमाचल, इसी में स्थित है पीर पांजाल श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड लिटन ने किसकी अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग का गठन किया था? 1878 में लॉर्ड लिटन ने एक अकाल आयोग का गठन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यह बताना है किसके अध्यक्षता में यह किया गया था। किसके अध्यक्षता में यह किया गया था? रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में। किसके अध्यक्षता में?
रिचर्ड स्ट्रेची के अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड लीटन के द्वारा। और अगर हम लोग बात करेंगे लॉर्ड लीटन का, तो लॉर्ड लीटन का कार्यकाल क्या था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 1876 से लेकर 80 तक लॉर्ड लीटन थे। इसके बाद 80 में रिपन आ गए थे। इनके समय में आपको दो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं जो याद रखनी पड़ेगी। पहला दिल्ली दरबार कब लगा था? 1877 में, जिसमें महारानी को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। कब दिया गया था? 1887 में दिल्ली दरबार में इसका अनाउंसमेंट हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद लीटन के टाइम में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये लागू हुआ। ठीक है, और लीटन ने और कुछ किया था क्या? चलो, और मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये दो चीजें हैं, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शहजादा खुर्रम आगे चलकर किस रूप में प्रसिद्ध हुआ था? शहजादा खुर्रम आगे चलकर किस रूप में प्रसिद्ध हुआ था? तो शहजादा खुर्रम आगे चलकर शाहजहां के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, और ये शहजादा खुर्रम या शाहजहां जो है, ये किसका बेटा था? जहांगीर का बेटा था। अगला क्वेश्चन है, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? इन सभी राज्यों में से आपको बताना है कबीर का जन्म किस राज्य में हुआ था। किस राज्य में? तो कबीर का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी अगर आपसे पूछा जाए तो वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में कबीर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शासक कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था? अच्छा, एक ऐसा शासक है इन चारों में से जो कभी कभी स्त्रियों का वस्त्र पहनकर दरबार में आ जाता था। वो कौन था? वो था मुबारक खिलजी। कौन था? मुबारक खिलजी। अलाउद्दीन का उत्तराधिकारी था। अलाउद्दीन के बाद गद्दी पर मुबारक खिलजी बैठा था, और इसकी यह थी कि ये कभी कभी स्त्रियों का वस्त्र पहनकर अपने दरबार में पहुंच जाता था। कई बार तो ऐसी घटना भी सामने आई है कि ये अपने दरबारियों के बीच में बिना वस्त्र के भी दौड़कर प्रवेश कर लेता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। थोड़ी सी इसकी जो मानसिकता थी वो अलग तरह से काम करता था। ये थोड़ा सा दूसरे तरह का इंसान था, आप बोल सकते हो इसको, और सामाजिक तत्व इसको बोल सकते हो, उस तरह का था। इसी कारण से इसकी हत्या भी कर दी गई थी इसके वजीर के द्वारा ही, जिसका नाम था खुसरो खां। तंग आकर, ये सारी चीजों को देखकर वो तंग आ गया था और उसने इसकी हत्या कर दी थी। क्या नाम था? खुसरो खां। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असमक महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? असमक महाजनपद की राजधानी, असमक महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? कौन सी थी? तो असमक महाजनपद की राजधानी थी पोटली। कौन सी थी? पोटली। अच्छा, कुशावती किसकी राजधानी थी? अगर ये आपसे पूछा जाए तो कुशावती मल्ल की राजधानी थी। वहीं पे कौसंबी अगर पूछा जाए तो कौसंबी वत्स की राजधानी थी, और तक्षशिला गंधार की राजधानी थी। ये सारी चीजें हैं 16 महाजनपद में। 16 का 16 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबका आपको कम से कम राजधानी कहाँ है ये याद रहना चाहिए, और वर्तमान क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के त्रिरत्न में निम्न में से कौन नहीं आता है? जैन धर्म का त्रिरत्न आपको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिरत्न जैन धर्म का। तो उस त्रिरत्न में क्या नहीं आता है? सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा सम्यक दृष्टि। ये तीन ही हैं जैन धर्म के त्रिरत्न में, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दृष्टि का कोई उसमें चर्चा नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मुगलों से स्वतंत्र होकर हैदराबाद को, अच्छा, मुगलों से स्वतंत्र कर हैदराबाद को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में किसने स्थापित किया था? आपको ये बताना है कि हैदराबाद को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मुगलों के समय में किसने स्थापित किया था? किसने किया था? चिनक्लीज खां ने। चिनक्लीज खां को हैदराबाद का संस्थापक भी माना जाता है, जिसने इसकी स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापना की थी। और किससे अलग हुआ था? मुगलों से अलग हुआ था। अच्छा, और यहाँ कुछ नाम दिख रहा है आपको, सादत खां, मुर्शीद कुली खां और चुरामन। क्या आपको पता है इन सभी ने किन किन क्षेत्रों को स्वतंत्र किया था? इन सभी ने किसी न किसी क्षेत्र को स्वतंत्र कर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित किया था मुगलों के समय में। वहीं पे अगर सादत खां का बात करोगे तो सादत खां ने अवध, ठीक है, अवध को स्वतंत्र किया था।
और वहीं पे मुर्शीद कुली खां का, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये बंगाल से संबंधित है, ठीक है। और वहीं पे चूड़ामन का अगर बात करोगे तो ये चूड़ामन और एक और शख्स था बदन सिंह, ठीक है। चूड़ामन और बदन सिंह ने भरतपुर की स्थापना की थी एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में। ये सबके लिए सबके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हुए? कौन हुए भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक? तो केशव चंद्र सेन, ठीक है। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय और भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। अगला क्वेश्चन है, डक डक गो, ठीक है। डक डक गो क्या है? डक डक गो क्या है ये आपको बताना है। क्या है डक डक गो? तो ये एक सर्च इंजिन है। क्या है? सर्च इंजिन। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो स्तंभों में राज्यों के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं। आपको सही मिलान करना है, जल्दी से सबको पढ़ो और सही मैच करो। तो क्या होगा सही मैच? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और गुजरात। इधर है नरोरा, कैगा, काकरापारा और कुडनकुलम, ठीक है। तो कर्नाटक कैगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है। उसके बाद अगर नरोरा का बात करोगे तो नरोरा कहाँ है? नरोरा है आपका उत्तर प्रदेश में। तो दो तो आपको मिल गया, इंपॉर्टेंट। तो एक ए का दो और सी का एक, ऐसा कौन सा ऑप्शन में? सी का एक तो एक ही में दिख रहा है, वो है आपका ए ऑप्शन, ठीक है। और देश जो बचा हुआ है वो है काकरापारा और कुडनकुलम। तो तमिलनाडु में है कुडनकुलम और गुजरात में है काकरापारा। काकरापारा भी बहुत बार पूछा जाता है, सूरत नदी के किनारे है, ठीक है, गुजरात में। ये भी आपके आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश G8 का सदस्य नहीं है? G8 का सदस्य इसमें से कौन नहीं है? कौन नहीं है? स्पेन G8 का सदस्य नहीं है। रूस, ब्रिटेन, कनाडा ये सभी G8 का सदस्य है, ठीक है। G8 के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पहले इसमें 7 राष्ट्र थे, यानी G7 इसको कहा जाता था। फिर रूस जब इसमें ऐड हुआ तो इसको G8 कहा जाता था, और फिर से रूस एग्जिट हो गया 2014 में, रूस बाहर हो गया इससे, इसको फिर से G7 कहा जाने लगा, ठीक है। तो जब रूस ऐड हुआ था तभी इसको G8 कहा जाता था, और उस वक्त भी स्पेन इसमें शामिल नहीं था, और वर्तमान में रूस भी इसका सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, द किलर इंस्टिंक्ट के लेखक कौन है? एक बुक है द किलर इंस्टिंक्ट, द किलर इंस्टिंक्ट। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं ओपी सभरवाल। कौन है इस पुस्तक के लेखक? ओपी सभरवाल। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी 1924। ध्यान से याद रखना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है। कई बार आपसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पूछा जाएगा और उसका आंसर होगा 1928। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928। इसमें गलती आपका हो सकता है, इसलिए आप ध्यान से याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स देशों में से नहीं है? तो ब्रिक्स ये 5 देशों का एक समूह है, आपको अच्छी तरह से ये पता होनी चाहिए क्या क्या कौन कौन से देश हैं। ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये है ब्रिक्स के 5 देश। तो ब्राजील है, रूस है, दक्षिण अफ्रीका है, कनाडा इसमें से नहीं है। कब इसकी स्थापना हुई थी? 2000 कब हुई थी ब्रिक्स की स्थापना? 2006 में, ठीक है। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राष्ट्रीय नेता की स्मृति में उनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? किसकी स्मृति में मनाया जाता है? यह मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मृति में। आप जानते हो इन्होंने भारत के एकीकरण के लिए बहुत योगदान दिया है, ठीक है। इसीलिए इनके ही जन्म दिवस पर मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। किस दिन मनाया जाता है? कौन सा वो डेट है? वो डेट है 31 अक्टूबर। तो अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। और कब से चालू हुआ है? जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, यानी 2014 से
राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाने लगा है सरदार वल्लभ भाई के जन्म दिवस पर। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है? पिंजरे में बंद तोता का इस्तेमाल किस संस्था के लिए किया जाता है? जल्दी बताओ, कौन सा वो संस्था है जो सरकार के इशारों पर नाचती है? वो कौन सा संस्था है? वो है सीबीआई। किसको कहा जाता है पिंजरे में बंद तोता? तो सीबीआई को कहा जाता है पिंजरे में बंद तोता। अगला क्वेश्चन है, 1024 किलोबाइट कितने के बराबर होता है? 1024 किलोबाइट, आसान सा क्वेश्चन है। 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहां पर डाटा एंट्री की जाती है क्या कहलाती है? एक्सेल स्प्रेडशीट आप सबने देखा होगा, इसकी वह मूल इकाई जहां पर एंट्री की जाती है उसको कहा जाता है सेल। ठीक है, बहुत सारे इसमें छोटे छोटे सेल बने होते हैं और इसी सेल में आपको एंट्री करना होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का होता है। इन चारों ऑप्शंस में से आपको यह बताना है कि अगर स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में कोई वस्तु चल रही है तो क्या होगा? तो उसका जो त्वरण है वह वेरिएबल होगा। ठीक है, यानी एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, चर त्वरण होगा उसमें से। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसकी खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने किया है? डी डुबे नहीं, डी डुबे। ठीक है, डी डुबे ने किसकी खोज की है ये आपको बताना है। डी डुबे ने किसकी खोज की है? लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डुबे ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन ने। जीव द्रव्य इसकी खोज किसने की? पुरकिंजे ने। और गोल्जी काय की खोज किसने की? कैमिलियो गोल्जी ने। ठीक है, तो गोल्जी तो आपका मैच हो जाएगा। जीव द्रव्य भी बहुत बार पूछा गया है, पुरकिंजे नाम है इनका, और माइटोकॉन्ड्रिया का एल्टमैन। ठीक है, और लाइसोसोम का डी डुबे। अगला क्वेश्चन है, सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है। सहसंयोजक अणु का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो सहसंयोजक का उदाहरण है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कौन सा है? कार्बन टेट्राक्लोराइड है सहसंयोजक अणु का उदाहरण। अगला क्वेश्चन है, सभी अम्लों का साझा तत्व है। एक ऐसा तत्व जो जितने भी एसिड है सभी में पाए जाते हैं, वह तत्व कौन सा है? वह तत्व है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, टिकिया या कैप्सूल वाली दवाई की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा सा पाउच होता है। सिर्फ टिकिया या कैप्सूल वाली दवाई के शीशियों में ही नहीं, आप जितना भी सामान खरीद के लाते हो, चाहे आप शूज खरीद के लाओ या कुछ भी ऐसा खरीद के लाओ जो स्टोर किया हुआ रहता है, आप देखते होगे उसमें एक छोटा सा पाउच रहता है। ठीक है, उसमें सिलिका भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो सिलिका जेल का एक छोटा सा पाउच इन सभी चीजों में क्यों रहता है? क्योंकि वहां जहां पे भी वो सारे चीजें रखी हुई है, या तो कोई कैप्सूल हो या कोई टिकिया हो या कोई भी एक ऐसा सामान हो जिसको सूखा रखना है, तो वहां पे इसको डाल दिया जाता है, क्योंकि ये जितना भी उसमें नमी होता है आसपास में उन सभी को सोख लेता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा डी, नमी को सोखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि इन सभी में से जल्दी बताओ कौन सी होगी? तो गल ग्रंथि। ये जो गल ग्रंथि है ये थायराइड है। ठीक है, थायराइड को ही गल ग्रंथि लिखा जाता है। तो थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी, आपको ध्यान देना है, अंतःस्रावी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। अगला क्वेश्चन है, हार्मोन और एंजाइम दोनों को स्रावित करने वाली, ये थिया नहीं है, ग्रंथियां क्या कहलाती है? अच्छा, थोड़ा सा यार टाइपिंग एरर है, इसको ध्यान से देखो। ये है स्रावित और ये है ग्रंथियां। तो हार्मोन और एंजाइम दोनों को स्रावित करने वाली ग्रंथियों को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करो। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा हेटेरोक्राइन ग्रंथि। क्या कहा जाता है? हेटेरोक्राइन ग्रंथि, जो हार्मोन भी स्रावित करती है और एंजाइम भी स्रावित करती है। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन प्राप्त होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन? तो स्ट्रेप्टोमाइकस ग्रीसेस से प्राप्त होता है। सही आंसर हो जाएगा ए, स्ट्रेप्टोमाइकस ग्रीसेस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एंथोलॉजी किसका अध्ययन है?
एंथोलॉजी किसका अध्ययन है? तो एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन है। आसान सा क्वेश्चन है। मधुमक्खियों का अध्ययन क्या होता है? एपीकल्चर, या मधुमक्खियों का अध्ययन, या बोल सकते हो इसका जो संवर्धन होता है। कल्चर जहां पे भी आ जाए उसका मतलब हो गया उसका पालन, और लॉजी जहां पे आएगा वो होगा अध्ययन। ठीक है, तो मधुमक्खियों का पालन आप बार बार पढ़ते हो, ये होता है एपीकल्चर। मानव विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, ये है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी पुष्प और एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास। और सर्प का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है ओफियोलॉजी। क्या कहलाता है? ओफियोलॉजी। ठीक है, ओफियोलॉजी किसका अध्ययन है? सर्पों का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र है? इसमें से सबसे स्टेबल कौन सा इकोसिस्टम है? बहुत बार ये भी क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, क्या होगा आंसर? सबसे स्टेबल जो इकोसिस्टम है वो है महासागर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जीवाणु से प्लीज बीमारी होता है? ये प्लीज नहीं है, यहाँ पे मुझे लग रहा है प्लेग होना चाहिए। ठीक है, प्लेग। देखो ऑप्शंस देखो और आंसर करो। इसमें से कौन सा ऐसा जीवाणु है जिसके कारण प्लेग बीमारी होता है? कौन सा वो जीवाणु है? तो इन सभी में से पास्चुरेला पेस्टिस। ठीक है, पास्चुरेला पेस्टिस के कारण क्या होता है? प्लेग बीमारी होता है। ठीक है, और वहीं पे अगर साल्मोनेला टाइफी का बात करोगे तो इससे क्या होता है? इससे होता है डिप्थीरिया, टाइफाइड। क्या होता है? साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड। और कोरिनी बैक्टीरिया का अगर बात करोगे तो कोरोनी बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरियम, कोरोनी बैक्टीरियम से होता है डिप्थीरिया। ठीक है, और हीमोफिलिस पर्ट्यूसिस से क्या होता है? काली खांसी। काली खांसी को इंग्लिश में पर्ट्यूसिस भी बोला जाता है। ठीक है, और पास्चुरेला पेस्टिस से प्लेग बीमारी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपन्यास चार्ल्स डिकेंस ने नहीं लिखा है? चार्ल्स डिकेंस ने कौन सा उपन्यास इनमें से नहीं लिखा है? क्या हो जाएगा? ओलिवर ट्विस्ट, पिकनिक पेपर्स, हार्ड टाइम्स, और प्राइस एंड प्रेजुडाइस। तो सही आंसर है प्राइड एंड प्रेजुडाइस। ठीक है, प्राइस नहीं, प्राइड एंड प्रेजुडाइस। प्राइड एंड प्रेजुडाइस ये जेम्स ऑस्टिन के द्वारा, जहां तक मुझे याद आ रहा है, जेम्स ऑस्टिन के द्वारा ये लिखा गया है। और रेस्ट जो 3 दिख रहा है ये सभी चार्ल्स डिकेंस का पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस राज्य में डाक अनुक्रम संख्या 6 से शुरू होता है? अच्छा, किस राज्य में जो डाक अनुक्रम यानी पिन जो है, ठीक है, पिन वहां का 6 से शुरू होता है, ये आपसे पूछा गया है। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा केरल। ठीक है, तो कम से कम बिहार झारखंड का और अदर किसी, ये एक्चुअल में आपके एग्जाम में ही पूछा गया था। ठीक है, तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आपको याद रखना है कि डाक अनुक्रम 6 जो है वह किसके लिए आता है? वो केरल, 6 से शुरू होता है केरल के लिए। और बिहार झारखंड का अगर बात करेंगे तो 8 से शुरू होता है। कब, कहाँ से? 8 से। तो ये सिर्फ केरल नहीं, केरल और तमिलनाडु। ठीक है, केरल और तमिलनाडु दोनों के लिए 6 से शुरू होता है। तो टोटल हमारे यहाँ पे कितने जोन है आपको पता होगा कि टोटल 8 जोन है। 8+1, एक है आपका आर्मी स्पेशल और 8 है नॉर्मल। ठीक है, तो 8+1 जोन है, और यही 8 जोन जो है 1 से लेकर 8 तक इसका नंबरिंग किया गया है, और अलग अलग नंबर में अलग अलग जोन को डाला गया है। उसी में से 6 नंबर में आता है केरल और तमिलनाडु, और 8 नंबर जो है वह आता है बिहार और झारखंड। ठीक है, तो ये 2 चीजों को आपको याद रखना है कम से कम। अगला क्वेश्चन है, दोआब है। दोआब किसको कहा जाता है? तो 2 नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब ज्वालामुखी से निवृत्त लावा धरातल पर ठंडा होता है तो वह किसका निर्माण करती है? अगर कोई लावा धरातल पर ठंडा हो रहा है तो वह किसका निर्माण करेगी? इसमें से जितने भी आपको दिख रहे हैं, सील हो, बेथोलिथ हो, डाइक हो, ये सब जब जमीन के अंदर में ये जम जाता है तो ये इन सब चीज़ों के कारण जो लैंडफॉर्म क्रिएट होता है उसको हम लोग कहते हैं। लेकिन धरातल पर अगर आ गई, बाहर फूट कर अगर आ गई, तो वह जो जिस चट्टान का निर्माण करेगी, इनमें से क्या होगा? बेसाल्ट पठार। ठीक है, आपका सही आंसर बेसाल्ट पठार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश क्षेत्र पर फैले हैं। भारत में अधिकांश क्षेत्र पर क्या फैले हैं? तो आसान सा क्वेश्चन है, मैदान भारत में अधिकांश क्षेत्र पर फैला हुआ है। वहीं पे अगर भारत का अगर हम लोग बात करेंगे कि क्या ज्योग्राफिकल इसका डिवीज़न है, तो आपको पता होना चाहिए
कि यहाँ पे माउंटेन्स जो हैं वह 10.6%, कई जगह 10% या 11% भी आपको मिल जाएगा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो माउंटेन्स 10.6%, वहीं पे अगर हिल्स का बात करेंगे तो हिल्स है 18.5% लगभग। ठीक है, और इसके बाद हिल्स के बाद क्या बात करूं, प्लेट्यू का। ठीक है, यानी पठार का। पठार का अगर बात करेंगे तो ये लगभग है 27.7%, और प्लेन का अगर बात करेंगे यानी मैदानी क्षेत्रों का बात करेंगे तो ये है लगभग 43.2%। तो सबसे अधिक दिख गया आपको कि प्लेन है यानी मैदान है। एक बार फिर से सुन लो, पहाड़ का अगर बात करोगे तो पहाड़ है 10.6%, वहीं पे पहाड़ी का बात अगर करोगे तो ये लगभग 18.5% क्षेत्रों पर फैला हुआ है, और पठार का अगर बात करोगे ये लगभग 27.7% क्षेत्रों पर फैला हुआ है, और मैदान जो भाग है, मैदानी भाग, ये 43.2% क्षेत्रों पर फैला हुआ है। तो सबसे अधिक मैदान भारत में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जल्दी से बताओ कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यूरेनियम सिंहभूम, चांदी अनंतपुर, सोना कोलार और हीरा बाबा बुदन की पहाड़ियां। तो सही आंसर है हीरा बाबा बुदन की पहाड़ियां। ये बाबा बुदन की पहाड़ियां जो है यह लोहे के लिए प्रसिद्ध है, ना कि हीरा के लिए। हीरा का खान तो आप जानते हो, भारत का एक ही जगह है जहाँ पे हीरा का खान है, वो है पन्ना, पन्ना मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि बाबा बुदन की पहाड़ियां किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए। और कहाँ पे है ये, अगर ये पूछा जाए तो चिकमंगलूर में। ये बाबा बुदन की पहाड़ियां कहाँ है? चिकमंगलुरु में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सूर्य से अनुमानित दूरी कितनी है? पृथ्वी की सूर्य से अनुमानित दूरी लगभग है 149 मिलियन किलोमीटर। कितना है? 149 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, यह है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, जियोग्राफी ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? जियोग्राफी ऑफ हिस्ट्री, ये पुस्तक किसने लिखा है? तो जियोग्राफी और ऑफ हिस्ट्री ये पुस्तक लिखा गया है कांट के द्वारा। किसके द्वारा? कांट के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म जलधारा है? इन चारों में से आपको बताना है गर्म जलधारा कौन सी है। इन सभी में से फ्लोरिडा की जलधारा जो है वह एक गर्म जलधारा है, और केनारी, लेब्राडोर, फॉकलैंड ये सभी कैसी जलधारा है? ये सभी ठंडी जलधारा है, और अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, और ये भी फ्लोरिडा भी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। जलधारा एक बार जरूर पढ़ लेना, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। भारत का पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? गन पाउडर में 3 चीजें होती है, और क्या क्या होता है ये आपको बताना है। क्या क्या मिलाकर गन पाउडर बनाया जाता है? तो चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट। चारकोल, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट, इन सभी को मिलाकर गन पाउडर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग किया गया है? आर्सेनिक औषधि का उपचार किसके लिए किया जा सकता है, इस पर रिसर्च हुआ है, तो वो है कैंसर। ठीक है, कैंसर और भी कुछ बीमारियां हैं जैसे सिफिलिस। आप जानते हो आर्सेनिक जो है वो एक बहुत ही जहरीला पदार्थ है। ठीक है, हमारे लिए बहुत जहरीला होता है आर्सेनिक, लेकिन ये जहरीला तो है, लेकिन इसका प्रयोग किया जा सकता है किसी बीमारी के ट्रीटमेंट में। वो एक है कैंसर, दूसरा आपका सिफिलिस एक बीमारी होता है उसके लिए भी है, और कई बीमारियां हैं जहां पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा रिसर्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लोहा का शुद्ध रूप क्या होता है? लोहा का शुद्धतम रूप क्या होता है? क्या होता है? पीटवा लोहा लोहा का शुद्धतम रूप, या इंग्लिश में इसको रॉट आयन बोलते हैं, यह शुद्धतम रूप होता है। अगला क्वेश्चन है, साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? तो साबुन सिट्रिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है। अगला क्वेश्चन है, ज्वार उत्पादक बल किसका अधिक होता है? ज्वार और भाटा, आप जानते हो टाइड्स जो है वह आता है पृथ्वी पर समुद्रों में। अब आपको यह बताना है कि निम्न में से कौन ऐसा है जिसका ज्वार उत्पादन क्षमता जो है वह अधिक है, तो वह है चंद्रमा। ठीक है, इसका ज्वार उत्पादक बल जो है वह अधिक है।
अगला क्वेश्चन है, पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव हैं। पीतल में क्या होता है? पिताजी। मैंने बोला है इसको याद रखने के लिए, क्योंकि ये आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है। पिताजी, ता से तांबा, जी से जिंक और पी से पीतल, तो तांबा और जिंक होगा इसमें। ठीक है, आंसर होगा तांबा और जिंक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है? इनर्ट गैस आप जानते हो, जीरो ग्रुप, 18 ग्रुप, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो इसमें से कौन सा एक ऐसा है जो इनर्ट गैस नहीं है? जल्दी बताओ, आसान सा क्वेश्चन है, सब मैंने पढ़ा रखा है आपको। तो हो जाएगा फ्रियोन। ठीक है, हीलियम, नियॉन, जिनॉन ये सभी इनर्ट गैसेस हैं, लेकिन फ्रियोन इनर्ट गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त है। अच्छा, क्लोरोफिल में क्या क्या पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सी, मैग्नीशियम और आयरन। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? अंतरराष्ट्रीय इकाई यानी एसआई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी का इकाई क्या है? तो रेडियो एक्टिविटी का इकाई है बैकुरल। लेकिन क्यूरी का भी इससे पहले इस्तेमाल किया जाता था रेडियो एक्टिविटी के लिए, लेकिन यहाँ पे एसआई पूछा जा रहा है, इसलिए आपका आंसर होगा क्या? बैकुरल। अगला क्वेश्चन है, देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया जाता है। वे किसान जिनके पास जोत है। जोत मतलब खेत जो जोतते हैं एक बार, इसी को जोत कहा जाता है। ठीक है, जितना खेत है उसको हम लोग जोत कहते हैं। तो कितने से कम अगर खेत है किसी के पास, तो उसको हम लोग छोटे किसान के कैटेगरी में रखेंगे। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा 1 से 2 हेक्टेयर। ठीक है, 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में अगर किसी के पास जमीन है तो उसको हम लोग छोटा किसान कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1854 से लेकर 1856 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? क्रीमियन युद्ध का समय भी आपसे पूछा जाता है, कब शुरू हुआ? 1854 में शुरू हुआ। लेडी विद द लैम्प बहुत ही फेमस है, बहुत ही चर्चित है। ठीक है, किनको कहा जाता है लेडी विद द लैम्प? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, जो एक नर्स थी और इसी युद्ध से वो संबंधित थी। ये भी आपसे पूछा जाता है, किस युद्ध से संबंधित थी लेडी विद द लैम्प या फ्लोरेंस नाइटिंगेल? तो क्रीमियम युद्ध से। ये एक नर्स थी और जितने भी घायल सैनिक थे, रात में ये लैंप लेकर सबको देखने जाती थी, ट्रीटमेंट करती थी, इसीलिए वो फेमस हो गई लेडी विद द लैम्प के नाम से। तो कौन सा युद्ध हो गया? क्रीमियन युद्ध। अब आपको ये बताना है यह किन के बीच लड़ा गया था। तो क्रीमियन का जो युद्ध हुआ था वह रूस और तुर्की, ठीक है, रूस और तुर्की के बीच में लड़ा गया था, जिसमें रूस को हरा दिया गया था। तुर्की तो आपको एक दिख रहा है, तुर्की, ब्रिटेन और इसमें और कौन था? फ्रांस। ठीक है, तुर्की, ब्रिटेन और फ्रांस ये एक साइड में था और दूसरे साइड में आपका रूस यानी यूएसएसआर का टीम था। तो रूस इसमें हार चुका था, तुर्की, ब्रिटेन और फ्रांस जीत गया था क्रीमियन युद्ध। अगला क्वेश्चन है, वरामिहिर थे। वरामिहिर कौन थे? तो वरामिहिर एक प्राचीन खगोलविद यानी एस्ट्रोनॉमर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य जनसंख्या में सर्वाधिक घना रहा? जनसंख्या में सबसे अधिक घनत्व किस राज्य का था 2011 की जनगणना के अनुसार? तो राज्यों में से अगर आपसे पूछा जाए तो आप सभी को पता है बिहार है। ठीक है, 1106 यहाँ का घनत्व है। और वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक घनत्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का था, तो सबसे अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, यानी दिल्ली। दिल्ली का यहाँ का तो 1106 है, लेकिन वहाँ का 11,000 है, ऐसे याद रखना। ठीक है, 11,000 शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 11,312 करके, 11,300 के आसपास है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन 11,312 या इसी तरह का कोई डाटा है, वहाँ दिल्ली का था। तो याद रखने के लिए आपको याद रखना है सबसे अधिक दिल्ली का था, और बिहार का तो 1100 है, लेकिन वहाँ का 11,000 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से भारत रत्न किसे मिला है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इन चार में से आपको बताना है कि भारत रत्न किसको मिला है। तो इन सभी में से वीवी गिरी को भारत रत्न मिला है। अभी तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं भारत में, टोटल 6 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लो। कौन कौन वो राष्ट्रपति है जिनको भारत रत्न मिला है? सबसे पहले थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
ठीक है, इनको भारत रत्न मिला था। दूसरे हुए राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तीसरे हुए जाकिर हुसैन, चौथे हुए एपीजे अब्दुल कलाम, और पांचवें हुए वीवी गिरी, और छठे हुए प्रणब मुखर्जी। ये 6 राष्ट्रपति हैं जिनको मिला है भारत रत्न। फिर से एक बार नाम सुन लो, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद जाकिर हुसैन, उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम, उसके बाद वीवी गिरी, और फिर प्रणब मुखर्जी। इन सभी को मिला है भारत रत्न। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा वीवी गिरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? 74वें संविधान संशोधन और 73वें संविधान संशोधन, ये दोनों आपसे पूछा जाता है। 73वां है पंचायती राज से और 74वां है नगर पालिका से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसी नए राज्य के गठन से भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वो अनुसूची है, सूची नहीं, यहाँ पे अनुसूची होना चाहिए। कौन सा वो अनुसूची है जिसमें परिवर्तन होता है अगर नए राज्य का गठन होता है भारत में? तो कौन सा वो अनुसूची है? वो है अनुसूची 1, जिसमें राज्यों का चर्चा किया गया है, भारत के क्षेत्रों का चर्चा किया गया है। तो अगर कोई नया राज्य का निर्माण होता है तो अनुसूची 1 में परिवर्तन होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य पार्टी है? इन सभी में से कोई एक ऐसी पार्टी है जो राज्य पार्टी है। आप जानते हो 2 तरह की पार्टियां यहाँ पे होती है, एक राज्य पार्टी और दूसरा नेशनल पार्टी। इसमें से कौन सा राज्य पार्टी है ये आपको बताना है। तो इन सभी में से राज्य पार्टी है आम आदमी पार्टी, ठीक है। अगर नेशनल पार्टी अगर किसी को होना चाहिए तो कम से कम 4 जगहों पे इनका जो मेंबर्स है 4 जगहों से, 4 स्टेट से वो होना चाहिए। और भी कई कंडीशंस हैं, लेकिन एक कम से कम ये आप याद रखो। तो आम आदमी पार्टी ये एक राज्य पार्टी है, और रेस्ट जो दिख रहा है आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ये सभी नेशनलाइज्ड पार्टी है, ठीक है। भारत में लगभग 7 नेशनलाइज्ड पार्टी हैं, ठीक है। तो ये उसमें से 3 हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? कौन थे? जीवी मावलंकर, ये थे प्रथम लोकसभा के स्पीकर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? विधान परिषद इनमें से कहाँ नहीं है? तो आपको तो पता होनी चाहिए कि विधान कहाँ कहाँ है। वर्तमान में 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है। इन फ्यूचर आपका एक खत्म होने वाला है और एक बढ़ने वाला है, तो फिर से वापस 6 ही हो जाएगा, ठीक है। अभी तक ना तो खत्म हुआ है ना ही बना है। तो 6 आपको याद रखना है, वो कौन कौन सा जगह है जहाँ विधान परिषद है, तो कहाँ नहीं है, आप आसानी से कर पाओगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल में बनने वाला है, ममता बनर्जी बनाना चाहती है, अब बनेगा उसके बाद आप इसको लिस्ट में काउंट करोगे। और एक है आंध्र प्रदेश जहाँ पे खत्म होने वाला है, ठीक है। तो ये 2 हैं जो आपको कंफ्यूज करेगा। तो अभी वर्तमान में कहाँ का है? आंध्र प्रदेश, यूपी, ठीक है, बिहार में तो है ही, जानते ही हो, महाराष्ट्र, ठीक है, उसके बाद कर्नाटक और तेलंगाना। ये सभी 6 राज्य है जहाँ पे जो विधान परिषद है वो हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं बिहार में? ये बताओ। लोकसभा की 40 सीटें हैं, ये आपको पता है। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की 16 सीटें हैं बिहार में। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होती है? विधानमंडल में अगर ऊपरी सदन है, यानी किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद है, ठीक है, तो विधान परिषद में कुल कितना सदस्य होगा विधानसभा का, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा 1/3। इन जनरल विधान परिषद में विधानसभा का 1/3 सदस्य होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किसकी? कृष्णा की सहायक नदी है मूसी। मूसी और भीमा ये 2 बार आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम को गुलामी का दास्तां किसने कहा था? 1935 के अधिनियम को गुलामी का दास्तां किसने कहा था? ये टर्म किसने दिया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा टर्म दिया गया था 1935 के अधिनियम के लिए।
अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत किस जोनल मिट्टी के प्रकार के अंतर्गत आता है? प्रायद्वीपीय भारत, इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है कि ये लाल मिट्टी के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्री राजीव गांधी का पहला पुण्यतिथि किस रूप में मनाया गया था? पहला पुण्यतिथि श्री राजीव गांधी का किस रूप में मनाया गया था? किस रूप में? एंटी टेररिज्म डे। तो राजीव गांधी का जो जन्म दिवस है, पुण्यतिथि दिवस है, वो है 21 मई। 21 मई 1991 में इनकी हत्या कर दी गई थी और इसीलिए 21 मई को एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक और विश्व टूर्नामेंट के लिए बास्केटबॉल कोर्ट का आयाम क्या होता है? ओलंपिक और विश्व टूर्नामेंट के लिए बास्केटबॉल का आयाम क्या होता है? क्या होता है? ये होता है 28 मीटर इंटू 15 मीटर। 28 मीटर इंटू 15 मीटर। अगला क्वेश्चन है, DRDL। DRDL का फुल फॉर्म क्या है? DRDL, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, ये होता है DRDL का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रवाल भित्तियां यानी कोरल रीफ कहाँ पाई जाती है? तो कोरल रीफ एक तो आपको पता है, वो आपको दिख नहीं रहा है, तो इन ऑप्शंस में से आपको बताना है कहाँ आपको कोरल रीफ मिल सकते हैं। तो रामेश्वरम, ठीक है, रामेश्वरम में आपको कोरल रीफ मिल सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सैकड़ों लोगों को पूरे विश्व में बांधता है। अच्छा, इंटरनेट के फील्ड में अगर हम लोग बात करेंगे तो इन सभी में से कौन सा एक ऐसा है जो पूरे विश्व में कई लोगों को एक साथ जोड़ने की क्षमता रखता है? वो कौन सा है? वो है वेव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार कहाँ विस्तृत है? अच्छा, यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से आपको बताना है बिहार कहाँ विस्तृत है, यानी किस क्षेत्र में पड़ता है। तो बिहार कर्क रेखा के उत्तर में पड़ता है। कहाँ पे? कर्क रेखा के उत्तर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? कितने क्षेत्रफल पर? लगभग 33,670 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर गंगा का मैदानी भाग जो है वह बिहार में विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है, आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? पंडिता रमाबाई ने। किसने? पंडिता रमाबाई ने महिला आर्य सभा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, कामागाटा मारू जहाज हुगली कब पहुंचा? कामागाटा मारू जहाज जो है वह हुगली कब पहुंचा था? कब पहुंचा था? 1914 में ये हुगली पहुंचा था। अगला क्वेश्चन है, खुदीराम बोस जब फांसी के तख्ते पर चढ़ रहे थे तब उनके हाथ में कौन सी पुस्तक थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। खुदीराम बोस जब फांसी के तख्ते पर चढ़ रहे थे तो उनके हाथों में गीता थी। क्या थी? गीता। ठीक है। कब वो फांसी पर चढ़े? 1908 में उनको फांसी पर चढ़ाया गया था और उस वक्त शायद उनकी उम्र महज 18 वर्ष की थी। 18 वर्ष कुछ महीने थे, 8 महीने या कुछ थे। ठीक है। और इनको फांसी पर लटका दिया गया था और उनके हाथ में क्या था? गीता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व होम्योपैथी दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग 10 अप्रैल को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश के मीठा खीरे को भौगोलिक पहचान यानी GI टैग प्रदान किया गया है? कहाँ का स्वीट कुकुम्बर है जिसको GI टैग प्रदान किया गया है? तो वह है नागालैंड का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 400 डेज पुस्तक के लेखक कौन है? 400 डेज इस पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? चेतन भगत हैं इस पुस्तक के लेखक। अगला क्वेश्चन है, ऑडियो बुक शीर्षक जंगल नामा के लेखक कौन है? जंगल नामा के लेखक कौन है? ये एक ऑडियो बुक है और इसके लेखक है अमिताभ घोष। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? समुद्र दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 5 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष पूरे भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? अंबेडकर जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, RBI ने हाल ही में पेमेंट बैंक में बैलेंस की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है?
तो पेमेंट बैंक में बैलेंस सीमा जो है वह 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में कौन सा स्थान मिला है भारत को? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021। यहाँ पे ध्यान देना, कई बार आपको 2020 का भी पूछा जा सकता है। अभी हाल ही के एग्जाम में 2019 तक का पूछा गया है, तो आपसे 2020 का भी पूछा जा सकता है। तो 2020 का अगर इंडेक्स पूछा है तो आपको ध्यान से आंसर करना है, 2020 या 2021 क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे 2021 पूछा जा रहा है और इसमें आपका आंसर होगा 142वां। किसमें? तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली प्रथम महिला बनी है? माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? कौन बनी है? प्रियंका मोहितो। प्रियंका मोहितो ये माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली महिला बनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो जो इस वर्ष यानी 2021 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया, उसमें से भारत को कौन सा स्थान मिला है? कौन सा स्थान मिला है? 84th रैंक यानी 44वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व धरोहर दिवस हम लोग प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाते हैं? 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने पहले मंगल रोवर का नाम झुरोंग रखा है? झुरोंग, यह किस देश का पहला मंगल रोवर है? किस देश का है? यह है चीन का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिए गए ऑस्कर अवार्ड्स 2021 में किसे बेस्ट एक्टर का खिताब मिला है? ऑस्कर अवार्ड्स के तहत बेस्ट एक्टर का खिताब किसको मिला है? किसको मिला है? एंथनी हॉपकिंस को बेस्ट एक्टर का खिताब मिला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में बजाज ऑटो के नए चेयरमैन बने? बजाज ऑटो के नए चेयरमैन कौन बने? तो बजाज ऑटो के नए चेयरमैन बने हैं नीरज बजाज। कौन बने हैं? नीरज बजाज। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वन अन्वेषक पुरस्कार के लिए चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी? वन अन्वेषक पुरस्कार, इसके लिए चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? कौन है वो प्रथम भारतीय महिला? वो है कृति कारंत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व रोहित सरदना का निधन हुआ है। बहुत ही फेमस ये टीवी एंकर थे। ठीक है, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है कोरोना के कारण। तो आपको ये बताना है वो किस क्षेत्र से हैं। तो मैंने बता दिया, ये एक टीवी एंकर थे, यानी यह एक पत्रकार थे। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के अगले वित्त सचिव नियुक्त किए गए? तो वित्त सचिव किनको नियुक्त किया गया है? ये किया गया टीवी सोमनाथन को। ठीक है, ये भारत के वित्त सचिव नियुक्त हुए। ठीक है। तो ओके गाइस, यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चंस पूरा होता है। आई होप कि आज भी आपने अपना बहुत कुछ रिवाइज किया होगा और आप अच्छे से अभी भी मन लगा के पढ़ रहे हो, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।